center of mass of continuous mass distribution. अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स हो। कंटिन्यूअस मास का मतलब हुआ रेगुलर बॉडीज। मैं रेगुलर बॉडीज की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अभी हमने देखा कि अगर एक रॉड यूनिफॉर्म हो तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसा रॉड है जो थोड़ा टेपर्ड है, टेपर्ड का मतलब होता है आगे जाने पर थोड़ा उसका एक ऐसा रॉड है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो आप कहोगे ना, ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। कैसा रॉड है? नॉन यूनिफॉर्म रॉड। ये क्या था? ये एक यूनिफॉर्म रॉड था जिसका सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे ही लाई करता है, ये हमें पता है। बट इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड के केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैन यू लोकेट center of mass of this rod? नॉन यूनिफॉर्म रॉड। क्या आप इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास लोकेट कर सकते हो? देखो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप गेस जरूर कर सकते हो। आप गेस कर सकते हो कि किधर लाई करेगा, बट आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये एल लेंथ का एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच लाई करे, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये बीचों बीच लाई करे। पर हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि हैवियर मास दिस साइड है, इधर लाइटर मास है, तो सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ शिफ्टेड होता है, हैवियर मास की तरफ होता है। इसका मतलब मैं ऐसा गेस कर सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास मस्ट बी समवॉट हियर, समवेयर हियर, सेंटर ऑफ मास इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा राइट साइड होना चाहिए, ठीक है। बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये जानना हमारे लिए मुश्किल है, और यही हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको भी कवर करते हैं। धीरे धीरे करके हम सब कुछ समझेंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा बकवास, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के। धैर्य बनाए रखें, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमने देखा था, क्या लिखा था? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ऐसा मास डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट ना हो। जैसे ये जो रॉड है, इस रॉड में कितने पार्टिकल हैं आप काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते 20 पार्टिकल, 50 पार्टिकल, एक करोड़ पार्टिकल, ऐसा नहीं कह सकते। ये पूरा का पूरा कंटिन्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। इस टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन को, अच्छा, इसके अलावा भी कोई टाइप का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या? ऑफ कोर्स। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मान लो 3 3 6 6 पार्टिकल है, मान लेते हैं सारे एम मास के पार्टिकल है। यहाँ हमने 6 मास को डिस्ट्रीब्यूट किया है लीनियरली,
लेकिन ये सारे के सारे डिस्क्रीट मास डिस्क्रीट है। यहाँ हम काउंट कर पा रहे हैं कि 6 मासेस हैं, लेकिन इस रॉड के केस में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। ये हम आप काउंट नहीं कर सकते। एक्चुअली अलग अलग टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने होते हैं और उसके रीज़न है। तो हम लिख लेते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन मास डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। 3 टाइप से मास को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। कैसे कैसे? पहला तरीका लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। मास डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली। इसका एग्जांपल क्या है? बेसिकली ये है कि अगर आपने कंटिन्यूसली मास को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और एक लाइन के अलोंग अगर छोटा 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 बहुत सारे मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो क्या एक रॉड बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं? इसीलिए इसे कुछ एग्जांपल है, रॉड, रिंग, इटीसी। भाई अगर मैं रॉड की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मास है वो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं एक रिंग की बात करूं मैं एक रिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं मैं अगर एक रिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड तो लीनियरली ही है। बस ये है कि जो रिंग जो रॉड हुआ करता था पहले उसको बेंड कर दिया गया है। यहां भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। अच्छा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे अगर मैं यूनिफॉर्म रॉड की बात करूं अगर मैं एक यूनिफॉर्म रॉड की बात करूं जिसका मास m है और लेंथ l है, मान लेते हैं एक ऐसा रॉड है जो यूनिफॉर्म है जिसका मास m है और लेंथ l है। इस रॉड का थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ इस रॉड को। हम्म, इसका मास m है, लेंथ l है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई रॉड का टोटल मास कितना है, आप कहोगे m है। कितने लेंथ पर है? l लेंथ पे। मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज द मास, कैन यू फाइंड मास ऑफ यूनिट लेंथ? क्या यूनिट लेंथ का मास पता कर सकते हैं क्या? कैसे पता करेंगे? देखो, हम जानते हैं m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, देखो l लेंथ पर m मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 मीटर पर या यूनिट लेंथ पे कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? m/l। ये क्या लिखा है हमने? मास ऑन यूनिट लेंथ, मास ऑफ यूनिट लेंथ, जिसको हम बोलते हैं मास ऑफ यूनिट लेंथ। इसी को हम क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ। ये जो मास पर यूनिट लेंथ लिखा है ना, इसी को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं?
लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। ये जो यूनिट लेंथ का मास है, इसे ही हम लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी, इस वर्ड को याद रखना, लीनियर मास डेंसिटी, बड़े काम का ये डेफिनेशन है। लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ का यूनिट क्या बनेगा? यूनिट, इसका यूनिट क्या बनेगा भाई? ऊपर है केजी, नीचे है मीटर, किलोग्राम पर मीटर। तो जब भी लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना, तो आपको लीनियर मास डेंसिटी गिवन होगा। लीनियर मास डेंसिटी गिवन होगा। अच्छा बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मास डेंसिटी 1 है, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 केजी पर मीटर, इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब होता है ऑन एवरी, ऑन एवरी, इट मीन्स, it means on every 1 meter, mass is 1 kg। ठीक है, तो अगर पूछो लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो 2 मीटर लंबे रॉड का मास कितना होगा? हर मीटर पे 1 kg, तो 2 मीटर पे 2 kg। सिंपल सी बात है। सिमिलर तरीके से दूसरे टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तो हमने लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बोलते हैं सरफेस मास। अब इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सरफेस पर होगा। तो इसमें लिख लेते हैं मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ प्लेन, ओवर ओवर अ प्लेन। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आपके कॉपी का पेज, कॉपी के पेज अगर एक एक पेज उठाओ, तो उस पेज पर जिस भी लकड़ी से बना हुआ है उसका मास यूनिफॉर्मली पूरे पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। पेज ऑफ अ कॉपी, एक एग्जांपल। स्क्वायर प्लेट, इट इज, ये सब एक सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल है। सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल है। पेज ऑफ कॉपी, इसमें पूरा का पूरा सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसमें जिस तरीके से एक हमने क्वांटिटी डिफाइन किया, जिस तरीके से हमने क्वांटिटी डिफाइन किया था कि एल लेंथ पर एम मास, तो मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हमने बोला लीनियर मास डेंसिटी, उसी तरीके से सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक क्वांटिटी डिफाइन होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस मास डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अभी जो सिग्मा है ना, ये होता है मास ऑफ
मास ऑन यूनिट एरिया, या इसी को था मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम बोलेंगे टोटल मास डिवाइड बाय टोटल एरिया इज मास पर यूनिट एरिया। तो एक नया टर्म डिफाइन हुआ, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, सिग्मा। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर, केजी पर मीटर स्क्वायर, जैसी बात है, केजी पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें ना एक चीज हम लिखते हैं, इस वाले में एक चीज और हमें ऐड करना था, कि मान लो अगर मैं बहुत छोटे से एलिमेंट पर, ये जो लीनियर मास डेंसिटी हमने पढ़ा था, उसमें अगर हम बहुत छोटा सा एक एलिमेंट लो, एक छोटा सा एक एलिमेंट लो dx, तो मास ऑफ एलिमेंट कैसे लिखें, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अगर लिखना होगा ना, तो भाई हमें ये तो पता है ना कि मास पर यूनिट लेंथ इज m/l, तो मास ऑन dx लेंथ इज m/l इंटू dx। तो ये सिंपली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा इंटू dx। ये हमें याद रखना है कि मास पर यूनिट लेंथ इज डिफाइन, सॉरी, मास ऑफ dx लेंथ इज लैम्डा इंटू dx। एकदम सिमिलर तरीके से अगर मैं बोलूं मास ऑन स्मॉल एरिया dA, जैसे मान लो एक सरफेस है, एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर आपने एक छोटा सा एलिमेंट बनाया, ये सरफेस है, इस सरफेस का टोटल मास m था, एरिया a था, तो इसका सिग्मा क्या डिफाइन करोगे, मास बाय एरिया। एक छोटा सा मैंने बनाया एलिमेंट, मैंने एक छोटा सा लिया एलिमेंट dA, इस dA एलिमेंट का मैंने मास माना dm, तो dm कितना लिखोगे, dm इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। ये कैसे लिखा भाई, सीधी सी बात है कि पर यूनिट एरिया पर जो मास है दैट इज सिग्मा, तो दिस मच एरिया पर कितना, दिस इनटू दिस। ये यूनिटरी मेथड से चल रहा है। आप कहोगे कि सर जो ए एरिया पे जो मास है दैट इज एम, तो यूनिट एरिया पे मास इज m/a, तो डी ए एरिया पे कितना, m/a इंटू डी ए, m/a को आपने बोला सिग्मा, तो बन जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। ये जो हमने अभी किया ना, ये आपको याद होना चाहिए, यूनिटरी मेथड, इसको क्या बोलते हैं, जो भी यूनिटरी मेथड, कि हम जानते हैं कि ए एरिया पे एम मास, तो यूनिट एरिया पे m/a मास, तो डी ए एरिया पे m/a इंटू डी ए। एक्चुअली ये जो m/a है इसी को हम सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा इंटू डी ए, और यही तो होता है, यही क्या है, डी एम। ठीक है, तो जब भी एरिया की केस में जब भी एलिमेंटल एरिया हो और उसका अगर आपको छोटा सा मास लिखना हो, तो सिग्मा इंटू डी ए करके लिख लेते हैं।
सिमिलर तरीके से वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। थर्ड नंबर है वॉल्यूम वॉल्यूम मास। वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक लाइन लिखते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल सारे ही ऑब्जेक्ट जो आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, क्यूब, सॉलिड स्फीयर, इटीसी। क्यूब, सॉलिड स्फीयर और जो भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो सॉलिड वाले, सारे के सारे इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। यहाँ पे भी एक क्वांटिटी डिफाइन होती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। और इस रो का मतलब होता है मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, या इसी को आप पूछ सकते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे को ऐसे भी तो लिख सकते हो, मास बाय वॉल्यूम। ये जो मास बाय वॉल्यूम लिखा है ना, यही है रो। आपने डेंसिटी और मास में एक रिलेशन लिख रखा है, बहुत पहले से याद किया हुआ है कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वो यही वॉल्यूम है जो आपको याद रहता है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये मास डेंसिटी तो है लेकिन वॉल्यूम वाला। अच्छा बताओ, अगर मान लो कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है और वॉल्यूम v है। थोड़ा ढंग से लिख देते हैं इसको। अगर मैं बोलूं कि इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लो, एक छोटा सा, इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट तरीके से बना देता हूँ मैं। एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, एक छोटा सा एलिमेंट लिया वॉल्यूम वाला, जिसका वॉल्यूम है dv और जिसका मास है dm। तो dm की वैल्यू कितनी होगी? dm होगा रो इंटू dv के बराबर। पर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे अलग अलग टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, रॉड, रिंग, और उसके बाद ट्रायंगुलर प्लेट या रेक्टेंगुलर सीट, स्फेयर,
हेमिस्फेयर, इस टाइप के बहुत सारे कोन, इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे जो इन्हीं में से किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्सा होंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए और ये टर्म्स पता होने चाहिए। क्या क्या टर्म्स? लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, उसके बाद सरफेस मास डेंसिटी, उसके बाद वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये सब आते हैं, टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसलिए हमें पता होने चाहिए। बाकी इस पर बेस्ड जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो अगले वाले क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे आगे।